गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए आज से हम लोग जो क्लास 10th की मैथ है उनका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला लेक्चर हुआ वास्तविक संख्या का। इसमें सबसे पहले हम बेसिक को जानेंगे। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये जाने आप कि इनके बेसिक को पढ़ने के बाद इन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो आप एपी और आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे कोई भी चैप्टर में जाओगे तो इन उन उसमें जो सवाल लिखे होते, क्वेश्चन लिखे होते, उसमें इनके बेसिक का यूज़ होता है। अगर आप जानेंगे नहीं कि संख्याएं क्या होती है तो आप फंस जाइएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए चलिए बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आप इसको देखते जाइए और समझते जाइए। चलिए पहले हम शुरू करते हैं अंक से। अंक से शुरू करते हैं कि अंक क्या होता है। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। ये डिजिट क्या होता है तो देखिए, जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में आप लोग देखे होंगे कि लेटर सबसे छोटा होता है, लेटरों के मिलने से ही सेंटेंस बनता है, फिर सारे इंग्लिश बनते हैं। तो इसी तरह से मैथ जो बना है ना वो अंकों के मिलने से बना। तो जो अकेला होता है ना उसको अंक कहते हैं, डिजिट। पहले ज़माने में छोटे जैसे कीपैड वाला फ़ोन आता था जिसको हम लोग डिजिटल फ़ोन कहते थे, क्योंकि इसमें डिजिट रहता था। इसी तरह से ये डिजिट है, अंक है। ये क्या होता है, ये 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे अंक है। जो अकेला होता है उसको अंक कहते हैं। तो टोटल अगर आप अंक गिने तो 1 2 3 4 9 9 आइए 1 10। तो टोटल कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। और अंकों के मिलने से ही संख्याएं बनते हैं। अंकों के मिलने से क्या बन जाते हैं, संख्याएं बन जाते हैं। तो आप देखिए, आप संख्या समझिए, संख्या या संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स अंकों के मिलने से बनते हैं। जैसे 2 अंक के नंबर 10 बन गया, 12 बन गई, 15 बन गई, 999। तो ये जितने भी अंक बनते हैं उसमें क्या रहता है, जितनी भी संख्याएं बनती है उसमें क्या रहता है, अंक। अंक के मिलने से संख्याएं बन जाती है। तो ये आपका अंक और संख्या बिल्कुल छोटे लेवल से था। चलिए अब हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, 8 में भी। प्राकृतिक संख्या क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। यानी जो गिनती की संख्याएं हम जो डेली लाइफ में जो गिनते हैं, गिनती जो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप याद रख लीजिए कि जितनी भी गिनती की संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे, एन से। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो जो भी प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की सारी संख्या है प्राकृतिक संख्या। याद रखना कि प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है। अब जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं पता। सपोज करिए कि आप बोलते हैं कि 2 मिलियन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। हम गिन लेंगे कि 2 मिलियन 1 2 मिलियन 2 2 मिलियन 3। तो इस तरह से हम गिनते चले जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं होता, और जिसका अंत नहीं होता हम उसको अनंत बोलते हैं। तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी मुझे मालूम नहीं या किसी को मालूम नहीं। तो चलिए प्राकृतिक संख्या के बाद हम आगे आते हैं। प्राकृतिक के बाद आपका एक संख्या आता है जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण के मतलब होता है पूरा। पूर्ण के मतलब होता है पूरा। पूर्ण संख्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, नंबर्स, पूर्ण संख्या। तो जो गिनती की संख्याएं होती है उसमें जीरो को शामिल करने से, जो गिनती की संख्याएं होती है उसमें जीरो को शामिल करने से जो संख्या बनती है उन संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। जैसे ये पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है, आप इसको प्राकृतिक संख्या को लिख दीजिए। ये पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या, उससे पहले आप जीरो को जोड़ दिए तो ये मेरा क्या कहलाया, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में जब जीरो को शामिल करते हैं तो फिर जो संख्याएं बनती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बाद आपका एक आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है, देखिए आप समझिए बात को। प्राकृतिक संख्या पहले पढ़े, पहले अंक पढ़े, डिजिट पढ़े, फिर 2 अंकों से मिलके प्राकृतिक संख्या आ गया।
तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब ये पूरे पूर्ण संख्या में माइनस संख्या को शामिल करने से, पूरे पूर्ण में माइनस को शामिल करने से, ऋणात्मक को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में माइनस संख्या को पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के ग्रुप में माइनस ऋणात्मक को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। आप समझिए, जैसे ये मैंने ये लिख दिया 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब इसमें हम माइनस को शामिल कर दिए, -1 -2 -3। तो अब ये जो मेरा सारा का सारा संख्या कहलाया, ये क्या कहलाया, पूर्णांक। अब आप समझिएगा कि ये पूर्णांक, अब पूर्णांक जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। पूर्णांक दो तरह के, एक होता है मेरा धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक मतलब प्लस, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप जो ये देख रहे हैं नंबर, इसके इस तरफ इधर वाले क्या कहते हैं, LHS, और इधर वाले कहते हैं RHS। तो इस तरफ जितनी भी संख्याएं, जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं, वो मेरे क्या कहलाएगी, धनात्मक पूर्णांक। मतलब प्लस वाले नंबर को +1 +2 इस तरह से जो संख्या प्लस, समझिए आप, अगर 3 भी लिखिएगा तो ये प्लस में ही है। तो जो भी प्लस वाले नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो भी माइनस वाले नंबर होते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ -1 -2 ये दिख रहा है तो ये हमारा कहेगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब एक बात बनती है कि बताओ कि इसको तो आप धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको अब ये जीरो के साथ नाइंसाफी क्यों, जीरो कैसा पूर्णांक, ये सवाल आता है। सवाल नहीं आता, ये नॉलेज के लिए कि जीरो एक कैसा पूर्णांक है। मतलब आप इधर वाले को तो बोल दिए कि धनात्मक पूर्णांक है, इधर वाले को बोल दिए कि ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये जीरो की बात आती है तो जीरो क्या है, पूर्णांक है, क्या है, नहीं है, तो ये तो पूर्णांक में शामिल है। तो आप जानिए एक बात कि जीरो भी एक पूर्णांक है। ये कैसी पूर्णांक है, ये तटस्थ पूर्णांक है। कैसी पूर्णांक है, तटस्थ, तटस्थ, इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर्स, सॉरी पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर्स, मतलब जो ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो, उसको हम तटस्थ पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। और जीरो भी एक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, तटस्थ पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर्स है। आप एक बार जानिए कि जितनी भी पूर्णांक होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या, वो सब परिमेय संख्या, याद हो गया, जितनी भी पूर्णांक है वो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक के बाद आगे पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, तो पूर्णांक आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद हम चौथा नंबर का जो है उसको पढ़ते परिमेय को, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। आपने सुना होगा इसको, देखिए इसको क्यों से लिखते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये P/Q क्या है, ये P/Q क्या है, देखिए P/Q जो है ना, ये एक भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। आप भिन्न जानते होंगे कि भिन्न किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसमें अंश और हर हो, जिसमें अंश और हर हो उसे हम भिन्न कहते हैं। तो जिसको भिन्न में लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन एक यहाँ एक शर्त रखा कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आप अगर 4/3 लिखे ये भी परिमेय है, आप -10/8 लिखे ये भी परिमेय है, कोई भी संख्या आप 0/4 लिखे ये भी परिमेय है। अगर आपने 9/0 लिखा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो नीचे वाला जो है हर है वो 0 है। तो हर संख्याएं जितनी भी पूर्णांक होती है सारे की सारी परिमेय संख्या कहलाती है। प्लस हो माइनस हो उससे लेना देना नहीं है। बहुत बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि माइनस वाला परिमेय संख्या, बस प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है।
पूर्णांक माइनस में होती है, और ये परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या को माइनस प्लस किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये देखना है कि नीचे वाली जो है हर जो है क्यू जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग परिमेय के बाद पढ़ते हैं अपरिमेय। अच्छा, परिमेय के बारे में कुछ और बात जाने कि दो संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। अगर कोई दो संख्या है, जैसे आप 2 और 3 के बीच में बोला जाए, क्लास 9th में था कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, तो 2 3 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या। और एक बात और कि परिमेय परिमेय, एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, आपस में गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो हमेशा क्या आएंगी, हमेशा परिमेय संख्या आएंगी, हमेशा परिमेय संख्या आएंगे, अगर हम इसको जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या, बस इसका ऑपोजिट है कि वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब देखिए किसको नहीं लिखा जा सकता, इसका जो मूल होता है, अपरिमेय संख्या का जो मूल होता है वो रूट होता है। अपरिमेय संख्या का मूल क्या होता है, रूट। जैसे 3, इसको आप p बाय q के रूप में नहीं ले सकते, √5, √7, √10। लेकिन वैसी संख्या जिसको आप जैसे इसे 16 लिख दिए, तो आपको पता होगा कि क्लास 8 में आपने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल। √16 जो होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 4 और 1 4 बाहर आ जाएगा। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, मतलब जिसका डबल हो, जैसे 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 55 25, ऐसी वाली जो संख्या होती है जिसका वर्ग हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो और वो रूट के अंदर हो, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। लेकिन ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, या ऐसे बोल सकते हैं वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, जो 2 से नहीं कटता पूरा पूरी। कहीं पास ये होता है, चलिए समझिए कि जो रूट के अंदर हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब एक बात उठती है यहाँ से कि क्या भैया रूट के अंदर अगर 7 - 7 हो तो क्या ये भी संख्या हमारी अपरिमेय कहलाए? नहीं, इस संख्या का कोई मान नहीं होता है। जब आप जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 4 में जाएंगे द्विघात समीकरण में, तो वहां पढ़ेंगे रूट के अंदर माइनस वाली संख्या का विवेचक नहीं होता, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर में हो और माइनस में हो, तो इसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो आपको समझ में आएगा अपरिमेय वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जो मूल आधार होता है वो रूट होता है। तो उसके रूट के अलावा भी है, जैसे पाई मेरी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए पाई का मान बच्चों को याद रहता है कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये 22/7 जो ये p/q है, नीचे में 0 ये परिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात बताते हैं कि अगर दो अपरिमेय को जोड़ा जाए या घटाया जाए, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। लेकिन उनको गुना और भाग करनी, ये तो कंडीशन पर देखा जाता है, कभी बदल भी सकता है, कभी नहीं भी बदल सकता। वो जब क्वेश्चन करेंगे तो गुना भाग में हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन याद रखने के लिए कि दो अपरिमेय को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो वो कैसी संख्या होगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर। तो देखो एक इसका बहुत जगह मैंने एक डेफिनेशन देखा कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं। क्यों, जानो। अब तुम बोलोगे कि सर 3
आपको पता होगा विषम हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मुझे मालूम है कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो 3 के बारे में बोले कि 3 2 से नहीं कटता, मैं 3 को 2 से काट दूंगा। अब देखिए 2 से काटे 2 कम 2, यहाँ बचा 1, मैं यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ 0 2 5 10, तो 3 भी 2 से कटता है 1.5 बार में। तो ऐसा डिफिनेशन बोलना कि जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या, ये गलत है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी बोलना बहुत जरूरी है। जैसे 2 से पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में, 4 6 8 10। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसको सम संख्या। ये नहीं बोलेंगे कि वो संख्या जो 2 से कट जाए, तो सभी को 2 से तुम काट सकते हो, आधे बार में 1.5 बार में, जो बार में कटे, लेकिन कट जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कटे वैसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। अगर आपको वो वाला डेफिनेशन याद होगा तो सुधार लीजिएगा। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ओड, ओड के माने ही अलग होता है, ठीक है। विषम संख्या ओड नंबर, ओड नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटता, पूरा पूरी नहीं कटता हो। जैसे 1, अच्छा 0 भी सम संख्या है, 0 भी 2 से 0 बार में खत्म हो जाता है। तो वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता। ये 2 से कटेगा 1.5 बार में, ये 2 से कटेगा 2.5 बार में, लेकिन पूरा पूरी नहीं, वो तो आधा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसका 2 डिफिनेशन। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो खुद और एक से कटे, वैसी संख्याएं जो खुद और एक से कटे, खुद और एक से कटे, खुद और एक से कटे, वैसी संख्याएं जिसके 2 भिन्न गुणनखंड नहीं हो। समझिएगा, जैसे 2 खुद से कट रहा है, जैसे 2 से कट रहा है और 2 1 से कट रहा है। तो ये 2 जो है ये 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। 3 ये खुद से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे, जैसे 2 तो 2 से कट रहा है, 2 कम 2, अब 2 1 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इस तरह से 7, इस तरह से 11, ये 1 से भी कट रहा, तो वैसी संख्या जो खुद से कटे 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जानिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, याद रखिएगा इसको, अभी हम एक ऑब्जेक्टिव करा देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है? 2। अब एक सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है? तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है, 2 सम भी है और अभाज्य संख्या। 3 तो अभाज्य है लेकिन 3 सम नहीं है। तो पूरे ग्रुप में, इनके पूरे ग्रुप में, अभाज्य संख्या के पूरे ग्रुप में एक ही संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या, आगे देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको रूट भी कहते हैं, रूट, इसको यूनिक भी कहते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिटिव नंबर, याद रखिएगा। भाज्य संख्या कंपोजिटिव नंबर वैसी संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से कटे। जैसे 4 शुरू होता है 4 से, सबसे छोटी, ये देखिए 1 से कट रहा, खुद से कट रहा, इसके अलावा 2 से कट रहा। उसी प्रकार से 6 8 10, ये देखिए, या जिसके 2, इसका जिसके 2 भिन्न गुणनखंड हो, जैसे 2 है तो 2 एकम 2, तो इसके 2 भी एक भी अलग अलग, लेकिन इसके 2 से ज्यादा भिन्न गुणनखंड हो, जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा, मतलब खुद और एक से ज्यादा। जैसे 6 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, 1 से कटा, तो वैसी संख्या है जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जो खुद और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब पूछा जाता है सवाल ऑब्जेक्टिव का कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इनका गुणनफल तो 4 दूना 8 आ गया। इसी तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का भागफल क्या होगा? तो 4 को 2 से भाग लगा दिए 2, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं स्वअभाज्य संख्या। हाँ, इनका यूज भी है
100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। आपको लगता होगा कि नाम से ये कुछ भाज्य अभाज्य जैसा ही होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर इसको कहते हैं, को प्राइम नंबर, समझिएगा इसको, को प्राइम नंबर। नाम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं है, इसका नाम कुछ है और काम कुछ है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसा नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, और एक और सुन लीजिए पहले, टू कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। मतलब दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर होती है। जैसे 2 3 को प्राइम, इसका आप एचसीएफ निकालेगा, जैसे 2 को तोड़ेगा तो 2 एकम 2 और 3 को तोड़ेगा तो 3 एकम 3, इनमें क्या कॉमन मिला? 1, तो इनका एचसीएफ 1। इसी तरह से 22 23, इसी तरह से 98 99। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या कहलाती है? 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर वैसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, उसे हम 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, आप चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ये जब हम सवाल लगाएंगे तो वहां पास आपको बता देंगे अच्छे से कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो उसको हम चैप्टर बनाते वक्त क्लियर कर लेंगे। चलिए, आप एक चीज देख लीजिए, एक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, ये लास्ट टॉपिक होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोई बला नहीं। हम लोग पहले भी बचपन में भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बहुत पहले जब आप लोग भाग बनाए होंगे तब आप इसको पढ़ चुके, बस आपको इसका एक नया नाम पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नया नाम क्या है। जैसे समझिए, हमने बचपन में एक भाग लगाया, 4 को 27 से भाग लगाया, 4 छके 24 आया 3। हम क्या करते थे? जिससे भाग लगाते थे उसको कहते थे क्या? भाजक, डिवाइजर। जिसमें भाग लगाते थे उसको कहते थे भाज्य, डिविडेंड। जो आता था उसको कहते थे भागफल, क्यूसेंट। नीचे जो आता था उसको कहते थे शेषफल, रिमाइंडर। यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस क्लास 10th में आए और एकदम से क्या होता है, वो कहते वक्त बदल दिए, जैसे वक्त बदल दिए। हुआ क्या कि यहाँ जो भाज्य था ना, इसी भाज्य का नाम ए रखा गया, जो भाजक था ना इसका नाम बी रखा गया, और जो भागफल था ना इसका नाम क्यू रखा गया, और जो शेषफल था ना इसका नाम आर रखा गया। बस ये वाला जो फार्मूला पढ़ते थे, भाज्य बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, आपने ये पढ़ा होगा। तो ये जो भाज्य है ना, इसी को हम लोग ए कहते हैं। बस वही चीज है, नाम बदल गया, घबराना बिल्कुल नहीं है। बी भाजक, भागफल क्यू और शेषफल आर। तो इसी चीज को यहाँ नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम लोग सवाल बनाएंगे, इसको चेक करेंगे। कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि ए बराबर बी क्यू। हाँ, एक बात याद रखिए, एक चीज बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। मतलब ए जो होगा ना आपका, ए वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ये जो आपका, सॉरी ए नहीं बी, क्योंकि ये बी कहलाता है। बी जो होगा ना आपका, हमेशा आर से बड़ा होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ऐसी चीज़ है जो नहीं सीखने को मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है 1.1, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसकी एनसीईआरटी के सवाल बनाने के साथ साथ जो एक केसी सिन्हा की बुक आती है, उसको आपको हम HW में क्वेश्चन दिया करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और आपका फ्यूचर अच्छा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।